हेलो फ्रेंड्स, मिशन गुरुकुल के अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको कुछ असाइनमेंट दिए गए थे। उम्मीद है आप सबने उस असाइनमेंट को पढ़ा होगा और उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया था आपने करा होगा। असाइनमेंट बिल्कुल सिंपल से ही थे, बिल्कुल छोटे छोटे से असाइनमेंट आपको दिए गए थे। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है वो आपको जानना था। सब्सिडियरी बुक जो कि पहले बता भी दिया जा चुका था, उसके बारे में उसके जो टाइप्स होते हैं वो आपको बताना था कि कितने टाइप्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, जिसे कई बार बैंक रेक भी कहा जाता है और BRS भी कहा जाता है। बट इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले ज़रूरी है कि आप डेबिट और क्रेडिट के कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट को जान जाएं। वैसे तो डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में आप लोग जाने ही होंगे, पर आप लोग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जाने होंगे। जैसे अगर डेबिट के बारे में हमने जाना था, डेबिट और क्रेडिट, अगर हम कैश बुक की बात करें तो उसके बारे में हमने जाना था कि डेबिट इज व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट। तो जहाँ पे अगर हम कैश की बात करें, कैश बुक की बात करें, तो अगर बिजनेस में इनकमिंग मनी हो रही है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस से पैसे बाहर जा रहे हैं उसे हम क्रेडिट करेंगे। मतलब जो आमदनी हो रही है, जो मेरे रिसिप्ट्स हो रहे हैं, उन्हें आपको डेबिट करना होता है, और जो खर्चे हो रहे हैं, जो आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, उन्हें आपको क्रेडिट करना पड़ता है। बट अगर आप बैंक की पासबुक देखे होंगे, आपका जो बैंक में अकाउंट होगा उसके पासबुक या फिर बैंक के स्टेटमेंट अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपने क्या देखा होगा। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में पैसे गए, और डेबिट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकले। तो यहाँ पे दोनों टर्म दोनों चूँकि आपका ही है, कैश बुक भी आपका है और बैंक का अकाउंट भी आपका है। तो यहाँ पे आपका कैश बुक का में लिखने का तरीका और आपके बैंक के पासबुक में जो शो होता है वो तरीका, दोनों बिल्कुल अपोजिट सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बैंक जो पासबुक तैयार करता है वो बैंक अपने रिस्पेक्ट में तैयार करता है, बैंक अपने पर्सपेक्टिव में तैयार करता है। बैंक को अगर आप पैसे देते हो, बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हो, तो बैंक आपको एज ए क्रेडिटर ट्रीट करता है। मतलब बैंक को आपको पैसे देने हैं, मतलब आपके जब पैसे वहाँ पे जाते हैं तो बैंक लिखता है कि अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। जैसे कई बार आपको मैसेज आते होंगे कि सो एंड सो मनी इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, एंड जब पैसे निकलते हैं तो कहा जाता है कि मनी इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो ये एक छोटी सी बात है, ये आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इस टर्म का यूज़ अच्छे से होने वाला है, इसलिए आपको इस टर्म की जो क्लैरिटी है वो अच्छे से होनी चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपका जो कैश बुक है, कैश बुक में जो आपका बैंक का बैलेंस जो शो कर रहा होता है, और फिर जो अगर आप पासबुक लेके आओ, मतलब अगर आप अप टू डेटेड आपका जो कैश बुक है, बिल्कुल मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपने उसमें अप टू डेट कर रखे हैं, और तब आपका जो बैंक का बैलेंस कैश बुक जो दर्शा रहा है, और फिर पासबुक जो आपका रिसेंट पासबुक जो है, आपने पासबुक की प्रिंटिंग करवा ली है, आज ही आपने पासबुक को प्रिंट करवाया, और आपके जो पासबुक जो बैंक का बैलेंस शो कर रहा होता है, नॉर्मल सिनारियो में, आइडियल सिचुएशन में दोनों टैली करना चाहिए, क्योंकि दोनों बैंक में भी आपका ही अकाउंट है और कैश बुक में भी आप अपने ही अकाउंट को मैनेज कर रहे हो। क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या वहाँ से निकल रहा है, क्या आमदनी हो रही है, वो सब वहाँ पे आप लिखते जा रहे हो। तो आइडियल सिनारियो में दोनों टैली करना चाहिए, एग्जैक्टली टैली करना चाहिए। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस होता है पासबुक के बैंक के बैलेंस से डिफ़र कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने के कुछ एक वजह हो सकते हैं। क्या वजह हो सकते हैं? जैसे टाइम डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन हो सकता है, या फिर एरर मेड बाय बिजनेस और बाय द बैंक हो सकता है। टाइम डिफरेंस की अगर हम बात करें, जैसे हमने बात करा था कि अगर आपने चेक से किसी को पेमेंट करा, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का चेक से अपने क्रेडिटर को एक पेमेंट दिया, ठीक है, पेमेंट तो आपने दे दिया। आप अपने कैश बुक में आज की तारीख में अगर आपने पेमेंट करा है तो आप अपने कैश बुक में आज की तारीख में वो वाली एंट्री को आप लिखोगे।
मतलब आप अपने जो आपके पास जो कैश है उसे आपने 10,000 से कम किया है, ठीक। पर आपका जो क्रेडिटर था, मान लो कि मिस्टर राम आपके क्रेडिटर थे, मिस्टर राम को आपने 10,000 रुपये का चेक दिया। अब मिस्टर राम ने उस चेक को कुछ दिन तक अपने पास यूं ही रखे रहा। ऐसे भी चेक की वैलिडिटी आज के आज तो एक्सपायर नहीं हो जाती है, कुछ समय तक उसकी वैलिडिटी रहती है। तो मिस्टर राम नेक्स्ट वीक उसे ले जाके बैंक में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आपने अपने कैश बुक की वो फाइनल अप टू डेटेड एंट्री आपने आज अपनी कर ली, और कल आप रिकनसाइल कल आप उसे अपने बैंक के पासबुक से मैच करने अगर आप जाओ तो आपके कैश बुक में 10,000 रुपये तो कम शो कर रहा है, क्योंकि आपने वो वाला पेमेंट अभी करा है। पर बैंक के पासबुक में चूँकि वह जो चेक मिस्टर राम ने अभी बैंक को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बैंक के पास लेके नहीं गए हैं उसे पेमेंट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, तो बैंक का जो पासबुक है आपका, जो आपके कैश बुक का जो बैंक का बैलेंस है उससे 10,000 रुपये अधिक शो कर रहा होगा। तो ऐसी सिनारियो नॉर्मल से हैं और अक्सर ही होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो एक डिफरेंस तो यहाँ पे आ सकता है। तो ये कहा गया कि टाइम डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डिंग के कारण ऐसा जो है मिसमैच आया। एक और क्या रीज़न हो सकता है कि एरर हो सकता है। एरर या तो आप अपने तरफ से लिखने से, जो कैश बुक में आप लिख रहे हो उस समय आपके कुछ एरर हो जाए, या फिर बैंक के एंड पे कुछ एरर हो जाए। बैंक के एंड पे एरर नॉर्मली कम होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। जैसे आप कई बार न्यूज़ सुनते होंगे कि फलाने आदमी के अकाउंट में अचानक से कुछ 1 करोड़ रुपए आ गए। तो ऐसी न्यूज़ आपने सुने होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं ऐसे न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर फॉरवर्ड हो जाते हैं, अखबार वगैरह में आ जाता है। तो ऐसे न्यूज़ आपने सुने ही होंगे। तो एक ऐसा सिचुएशन क्यों आया? क्योंकि बैंक ने अपने एंड से कुछ एरर कर दिया। और आप अपने तरफ से कैसे एरर कर सकते हो? जैसे अगर यहाँ पे 10,000 रुपये का आपने मिस्टर राम को चेक काट के दिया था, हो सके कि आपने बाय मिस्टेक 10,000 की जगह 1,000 वहाँ पे लिखा, हो सकता है। ये नॉर्मल सा सिनारियो है, हालांकि होना नहीं चाहिए पर ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सिचुएशंस में आपका जो बैंक का पासबुक है और आपका जो कैश बुक में जो आपका बैंक का बैलेंस है वो मिसमैच होता है। तो इसे ही हम रिकंसाइल करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं अब टाइमिंग डिफरेंस कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है कि आपने चेक इशू किया और वो चेक अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, जैसा कि सेम एग्जांपल हमने अभी देखा था मिस्टर राम वाला, ठीक है। एक और क्या हो सकता है मिसमैच का तरीका टाइम डिफरेंस के कारण की चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। मिस्टर राम जो है चेक ले जाके बैंक में जमा कर दिए, बट एक बात आपको पता होगा कि चेक क्लियरेंस में नॉर्मली 2-3 डेज का समय लग जाता है, कभी कभी उससे ज़्यादा का समय भी लगता है। अगर आपने अपने बैंक के पासबुक और अपने कैश बुक का मिलान इसी 2-3 दिन की अवधि में अगर आप कर रहे हो तो उस समय मिसमैच तो आ ही जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे सिचुएशन भी आ सकते हैं जब डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। जैसे मान लो कि आपका बिजली का बिल जनरेट होता है, आपने बैंक को परमिशन दे रखी है अपने अकाउंट में कि जो मैं बिजली का बिल जनरेट हो आप फलाने तारीख को अपने आप से ही पेमेंट कर दो। या फिर मान लो आपका कुछ आपने रेकरिंग डिपॉजिट खुलवा रखी हो, तो आपके अकाउंट से फलाने तारीख को, मान लो कि 5 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, किसी भी एक तारीख को जो आपने बैंक को बता रखा है उस डेट को कुछ 5,000 रुपया आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली ही कट जाए और वो आपके रेकरिंग वाले अकाउंट में चला जाए। या फिर आजकल बहुत ट्रेंडी है म्यूचुअल फंड, सही है, काफ़ी ऐड भी आपने सुने होंगे। तो आपने एक SIP करवा रखी है, उसकी अगर आपने डाल रखी है कि हाँ 5 तारीख को या 7 तारीख को 2,000 रुपये या 5,000 रुपये आपके अकाउंट से खुद ब खुद कट जाए आप, तो ये सब प्रोसेस हो सकते हैं। आपके बैंक्स के अकाउंट से पैसे कट गए पर आपको इंटीमेशन नहीं मिली, आपने वहाँ पे कैश बुक में एंट्री नहीं की, या कि इस तरीके से मिसमैच हो सकता है। और क्या हो सकता है कि जैसे
बिना बताए आपके अकाउंट से पैसे अगर कट रहे हैं तो बिना बताए कुछ एक सिचुएशन में आ भी सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा होगा, आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया, पर जब रिटर्न के जो अमाउंट आपके जो अकाउंट में बैलेंस जो है वो वापस आता है, तो उसके लिए क्या आपको सूचना मिलती है? नहीं मिलती है, सीधा ही आपके अकाउंट में आ जाता है। तो उस तरीके में भी मिसमैच हो सकता है, उस सिचुएशन में भी मिसमैच हो सकता है। और जैसे कि आपको कुछ इंटरेस्ट, बैंक आपको कुछ अगर इंटरेस्ट दे रहा है या फिर कहीं से आपका कुछ डिविडेंड आ रहा है, उसकी सूचना भी आपको नहीं मिलती, आपके अकाउंट में आ जाती है अचानक से। तो इस सिचुएशन में मिसमैच प्रोड्यूस हो सकता है। या फिर चेक्स डिपॉजिटेड और वो चेक क्या हो गया कि डिजोनर हो गया, मतलब जैसे आपने चेक साइन करके दे दिया, अब मिस्टर राम वहाँ पे बैंक में गए चेक को लेके उसकी पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे चेक को डिजोनर कर दिया गया। मतलब जैसे कि मान लो कि आपने 10,000 की जगह 20,000 लिखा था, उसे काट के 10,000 लिखा था। ऐसे कटा पिटा होने के कारण चेक कई बार डिजोनर हो जाता है। या फिर मान लो कि आपकी साइन मैच नहीं कर रहे हो, बैंक आपके साइन से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, बैंक के जो वहाँ पे पर्सनल हैं, तो या इस सिचुएशन में भी डिजोनर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में टाइम के डिफरेंस होने के कारण आपका जो है मिसमैच प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई टाइम डिफरेंस के कारण होने वाला जो मिसमैच है उसकी बात। पर कुछ ह्यूमन एरर्स के कारण भी ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी इस बात की जिक्र की थी कि आपके एंड पे कुछ एरर हो सकता है या फिर बैंक के एंड पे कुछ एरर हो सकता है। तो इन सब कारणों के कारण आपका जो बैंक का जो पासबुक है उसका जो बैलेंस है और फिर आपको जो कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो दोनों में मिसमैच आ सकता है। ये नॉर्मल सी बात है। तो इसे ही हम लोग आगे देखेंगे कि इसे अब कैसे रिकंसाइल किया जाएगा। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मली 4 बैलेंसेस से किया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस क्या होता है कि अगर आपके जो बुक हैं, कैश बुक है, उसमें आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस कहने का मतलब कि आपके जो रिसिप्ट्स हैं, मतलब आपकी आमदनी जो है खर्चे से अधिक है। मतलब आपके पास कुछ कैश है, आपके पास मान लो कि 1,000 रुपये की रिसिप्ट्स हैं और आपके खर्चे 800 रुपये के हैं, तो 200 रुपये का आपका डेबिट बैलेंस है यहाँ पर। ठीक है, और वही अनफेवरेबल बैलेंस की अगर हम बात करें तो वैसी सिचुएशन जहाँ पे आपकी आमदनी 1,000 रुपये ही शो हो रही है, पर आपके खर्चे जो है 1,200 रुपये अगर शो हो रहे हैं, तो ये हो गई आपके लिए अनफेवरेबल बैलेंस। तो अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें, बिजनेस के बुक के हिसाब से बात करें, तो डेबिट बैलेंस जो है वो आपका कहा जाएगा फेवरेबल बैलेंस। लेकिन वही अगर हम बैंक के पासबुक के हिसाब से बात करें, उस बैंक के रिस्पेक्ट में बात करें, उस पासबुक के में जो लिखा रहता है उसके संदर्भ में बात करें, तो वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो जाता है आपका फेवरेबल बैलेंस। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो वही आपके लिए फेवरेबल होगा ना, आप निगेटिव में तो रहना नहीं चाहोगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा ही यहाँ पे लॉजिक है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 बुक्स हैं, एक आपके खुद की मतलब बिजनेस की कैश की बुक है और दूसरा बैंक का पासबुक है। आपको 2 बुक्स दिए गए हैं और इन दोनों बुक्स में आपके मिसमैच आ रहे हैं। अब इस मिसमैच को ही आपको सही करना है। तो आप किसी एक को तो पहले बेस मानोगे कि हाँ इसे हम लेके चलते हैं और इसमें कुछ जोड़ घटाव करके और हम दूसरे के बराबर ले आएंगे। यही तरीका हो सकता है ना। आप मतलब एक सिंपल सा ये तरीका हो सकता है। आप चाहो तो दोनों में भी कुछ जोड़ घटाव कर सकते हो, एक में जोड़ो एक में घटाओ, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम लोग सिंपल की ही बात करेंगे। जैसे मान लो कि आपके जो फेवरेबल बैलेंस है, मतलब कि आपका डेबिट बैलेंस है आपके कैश बुक का, वो आपको दिया गया है और आपको पासबुक में क्या उसका बैलेंस हो रहा है वो आपको पता लगाना है। ठीक है, कुछ मिसमैचेज वगैरह आ रहे होंगे, उसके कारण आपको कुछ प्लस करना हो सकता है, कुछ माइनस करना हो सकता है और आपको अपने पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना पड़ेगा। एक और आपका हो सकता है यहाँ पे कि आपका जो है
क्रेडिट बैलेंस दिया हो पासबुक के हिसाब से, ये भी आपका फेवरेबल बैलेंस ही है, ठीक है। और फिर वहाँ से आपको कैश बुक के वाले बैलेंस पे पहुँचना है। एक और क्या आपको टास्क मिल सकता है कि आपको क्रेडिट बैलेंस दिया जाए एज पर कैश बुक, मतलब कि ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन हो गई। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके पास जितने पैसे थे उससे ज़्यादा आपने निकाल लिए, उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिए, ठीक है। तो एक ऐसा भी आपका टास्क हो सकता है कि आपको क्रेडिट बैलेंस दिया जाए एज पर योर कैश बुक एंड आपको अपने पासबुक की बैलेंस को पता लगाने को कहा जाए। और फिर एक और आपका टास्क क्या हो सकता है कि आपका डेबिट बैलेंस दिया जाए, आपके पासबुक का आपको डेबिट बैलेंस दिया जाए, जो कि ये भी आपका अनफेवरेबल बैलेंस ही है। और फिर आपको अपने कैश बुक की बैलेंस पता लगाने को कही जाए। तो टास्क आपको क्लियर है नहीं? देख लेते हैं एक बार फिर से। फर्स्ट टास्क आपका क्या हो सकता है कि आपको अपने कैश बुक की बैलेंस दी गई है, फेवरेबल बैलेंस, जिसे डेबिट बैलेंस भी कहा जाएगा। पहले डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ये तो आपको पिछले के वीडियो में बताया गया था जब हम बैलेंसिंग पढ़ रहे थे। और फेवरेबल बैलेंस कहने का मतलब है कि आपके पास पैसा कुछ है, और अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि आपके पास जो पैसे हैं वो निगेटिव है, मतलब आपकी खर्चे अधिक हैं। ये सिंपल सा टर्म है, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो आपके कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, डेबिट बैलेंस दिया गया है, और आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है। एक और आपको क्या कहा जा सकता है कि आप क्रेडिट बैलेंस दिया गया है पासबुक का, और आपके कैश बुक का बैलेंस निकालने को कहा जा सकता है। और क्या आपको कहा जा सकता है कि आपको क्रेडिट बैलेंस दिया गया है अपने कैश बुक का, और आपको पासबुक का बैलेंस बताने को कहा जा रहा है। या फिर आपको डेबिट बैलेंस दिया जा रहा है आपके पासबुक का, और आपको आपके कैश बुक का बैलेंस बताने को कहा जा रहा है। तो इन तरीक़ों से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे सिचुएशंस में किस चीज़ पे क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि हमने जो बात की थी, तो जो मिसमैचेज आ सकते हैं वो या तो टाइम डिफरेंस के कारण आ सकता है, या फिर कुछ ह्यूमन एरर के कारण आ सकता है। तो हर एक सिचुएशन में हम किसे प्लस करेंगे किसे माइनस करेंगे उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम फेवरेबल वाले बैलेंस की ही चर्चा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अगर हम फेवरेबल वाले बैलेंस को समझ गए कि वहाँ पे कैसे उस सिनारियो में हम कैसा ऑपरेशन करेंगे, तो अनफेवरेबल वाला में ठीक उसका अपोजिट किया जाएगा। तो मिसमैच का कारण आपने पता लगा लिया कि क्या है कारण। तो आपका जो कारण आपने पता लगाया वो आपने पता लगाया कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मतलब चेक आपने बैंक में जमा कर दिया है, बट वो जो प्रोसेसिंग का टाइम है उसके कारण अभी जो है चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपके जो हैं आपने चेक डिपॉजिट कर दिया है, और चेक जो है अभी क्लियर नहीं किया गया है बैंक के द्वारा, मतलब कि आपके जो पैसे मिलने थे वो अभी मिले नहीं हैं। मतलब आपके वो जो पैसे हैं एक आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में वो नहीं गए हैं, ठीक। बट आपने उस पेमेंट की अपने कैश बुक में एंट्री कर दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर कैश बुक की बात करो तो आपके कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, क्योंकि आपने इस पेमेंट की अपने कैश बुक में एंट्री कर रखी है। पर आपके पासबुक में वो आपका बैलेंस अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आप कैश बुक को बेस मान के अगर आप पासबुक पे आप जाना चाहो तो क्या करना होगा ऐसी स्थिति में, आपके कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे अधिक है और पासबुक का बैलेंस यहाँ पे कम है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे कि आप अपने कैश बुक के बैलेंस को उस अमाउंट से कम करोगे, मतलब यहाँ पे माइनस साइन सब्सट्रैक्ट करोगे, तब आपका जो है पासबुक का बैलेंस वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वहीं पे इसी सिचुएशन में अगर हम बात करें कि पासबुक में आप क्या करोगे, मान लो कि आपको पासबुक का बैलेंस दिया गया है और उसमें आपको पासबुक के बैलेंस में आपको कुछ ऑपरेशन करके कैश बुक के बैलेंस के बराबर लाना है।
तो क्या करोगे यहाँ पे, आपको पता है आपका कैश बुक का बैलेंस अधिक है, पासबुक का बैलेंस कम है, तो जो बैंक अभी चेक को क्लियर नहीं किया है उस अमाउंट को आप अपने पासबुक में खुद से ऐड करोगे, तब आपके कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है मैच करने लग जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी बात है, जो चीज़ कम आपको दिख रही है उसमें आपको ऐड कर देना है, या फिर जो चीज़ आपको ज़्यादा दिख रही है उसमें आपको घटा देना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। एक और एग्जांपल देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, जैसे हमने जो एग्जांपल की बात की थी, आपने मिस्टर राम को 10,000 रुपये का चेक तो दे दिया, पर उन्होंने अभी पेमेंट के लिए उस चेक को बैंक में नहीं लेके गए हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, आपने 10,000 रुपया मिस्टर राम को दे दिया था, अभी आप अपने कैश बुक से आप पासबुक पे भी आप पहुँचने वाले हो। ठीक है, वैसी स्थिति में आप क्या करोगे वो आप यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मिस्टर राम को आपने 10,000 रुपये का पेमेंट कर दिया है, अपने जो कैश बुक आपका जो है उसमें आपने इसकी एंट्री कर दी है, मतलब आपने कैश बुक को 10,000 रुपये से कम कर दिया है। सिंपल सी बात है। और मिस्टर राम ने उस चेक को अभी तक बैंक में प्रोड्यूस नहीं किए हैं, मतलब आपका जो बैंक का पासबुक है वो अभी 10,000 रुपये से ज़्यादा एज इट इज़ शो कर रहा है। यहाँ पे आपको अभी अपने कैश बुक से पासबुक के पास जाना है। क्या करोगे आप ऐसी स्थिति में, कैश बुक को आप प्लस करोगे, क्योंकि आपने जो कैश बुक को माइनस कर रखा है इसी के कारण डिफरेंस आ रहा है। आपका कैश बुक का अमाउंट कम शो कर रहा है और पासबुक का अमाउंट अधिक शो कर रहा है। तो कम से अधिक तक पहुंचने के लिए आप जो डिफरेंस है उसे आप प्लस करोगे, तब आपका जो मिसमैच है वो मैच होने लग जाएगा। ठीक है, एक और डिस्कस करते हैं, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर। मान लीजिए आपके कुछ क्रेडिटर्स से होंगे, उन्होंने डायरेक्टली आपके मान लो कि कुछ 5,000 रुपये का उन्हें भुगतान करना था, उन्होंने डायरेक्टली चेक जो है आपके बैंक अकाउंट में दे दिया। वैसी स्थिति में क्या होगा, आपका कैश बुक जो है कम शो करेगा, क्योंकि इसकी सूचना भी आपके पास आई नहीं है, आपने अपने कैश बुक में वो अभी नोट किया नहीं है। तो आपका जो है कैश बुक 5,000 रुपये से कम शो कर रहा है और पासबुक जो है 5,000 रुपये से बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, आप अपने कैश बुक से पासबुक पे पहुंचने के लिए कैश बुक को 5,000 रुपये से बढ़ाओगे, मतलब यहाँ पे आप प्लस करोगे। तो बिल्कुल आसान सी बात है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि क्या कम है और क्या अधिक है, ये पहले आपको माइंड में क्लियर हो जाना है। और फिर जिस चीज़ के कारण डिफरेंस आ रहा है उसे हम अपने कम वाले में अगर ऐड करते हैं तो हमारा जो मिसमैच है वो मैच करने लग जाएगा। या फिर अगर हम ज़्यादा वाला बैलेंस से कम वाले बैलेंस की तरफ अगर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा वाले बैलेंस में उस अमाउंट को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो अपना जो मिसमैच हो रहा है वो मैच करने लग जाएगा। बस हमारा काम है कि जो दोनों जो मिसमैच हो रहा है उन्हें बस मैच कराना है। अब वो किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर है। आपको हो सके कि सवाल क्वेश्चन में बताया जाए कि हाँ आपके पास ये है, मतलब आपके जो क्वेश्चन में कई बार कह भी दिया जाए कि आपको कैश बुक से स्टार्ट करना है और पासबुक का बैलेंस निकालना है, या फिर आपको पासबुक से स्टार्ट करना है और कैश बुक का बैलेंस निकालना है। सिचुएशन आपको दे दिया जाए, मान लो कि ऐसा एक सिचुएशन है, वो हम अभी मतलब एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख रहे हैं। मान लो कि आपको बताया गया कि आपके कैश बुक का जो बैलेंस है वो कुछ एक्स अमाउंट है, और फिर आपके जो इस वाले सिचुएशन के पे आपका सवाल आ गया है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ऐसी स्थिति में आप पासबुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, या फिर यहाँ पे अभी आपको कोई कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर नन ऑफ द एबव, कुछ ऐसा करके आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ऐसी क्वेश्चंस को और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आपको ये नहीं कहा जाए कि आपका ये जो मिसमैच आ रहा है आप इसे पूरा मतलब कि सारे मिसमैच को सही कर दो। ज़रूरी नहीं कि आपके जो पूरा जो स्टेटमेंट आया उसमें सिर्फ एक ही मिसमैच हो, दो ही मिसमैच हो, कई एक हो सकते हैं, 10, 20, 50 तक हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं कहा जाए कि आप इसे बिल्कुल मैच कर दो, पर ऐसे ऐसे एक एक स्टेटमेंट पे आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपको कम से कम ये इस बात की समझ हो जानी चाहिए कि क्या मेरा कम है,
इस एंट्री के जो है पासबुक में एंट्री नहीं होने से मेरे पास क्या मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है या कैशबुक का बैलेंस कम हो रहा है, ये आपको माइंड में क्लियर इतना तो होना चाहिए। जैसे कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। बैंक चार्जेस लेवाइड बाय बैंक। जैसे बैंक कई बार क्या करता है कि आपके एटीएम के कुछ चार्जेस जो है वो आपके अकाउंट से अपने आप ही काट लेता है। आप बैंक आपको कुछ मैसेज भेजता है आपके पैसे आने के, पैसे निकलने के, उसके कुछ चार्जेस काट लेता है, या फिर आपके जो चेकबुक आप बैंक से लेते हैं उसके चार्जेस काट लेता है, या फिर एनुअल मेंटेनेंस का कुछ चार्ज काट लेता है। तो इसकी सूचना तो आपको देता नहीं है कि हाँ जो है मुझे ऐसे ऐसे काम है, मुझे बैंक का जो है आपके जो एटीएम है इसकी फैसिलिटी जो है इसके मैं पैसे काटना चाहता हूँ, आपसे परमिशन तो लेता तो है नहीं कि मैं काटूँ कि ना काटूँ, वो तो अपने आप से काट लेता है और आपको बताता भी नहीं है। तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे? आपके पास अपना कैशबुक का बैलेंस है, उसे अगर आप पासबुक के बैलेंस तक अगर पहुंचना चाहो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आपका पासबुक का बैलेंस है वो तो कम शो कर रहा होगा, क्योंकि बैंक ने आपके बिना बताए कुछ रुपए, मान लो 10, 20, 50 कुछ रुपए आपके बैंक से डिडक्ट कर लिए हैं, पर आपके कैशबुक में वो जो है ट्रांजैक्शन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो 50 रुपये अगर आपके बैंक से मान लो गए हैं तो 50 रुपये की एंट्री यहाँ पे आपके कैशबुक में हुई तो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आपका कैशबुक का बैलेंस क्या है, यहाँ पर बढ़ा हुआ है और पासबुक का बैलेंस क्या है, कम है। तो आप अपने कैशबुक को उस अमाउंट से माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे उस अमाउंट को अपने कैशबुक वाले अमाउंट से, तब आपका पासबुक और कैशबुक जो है जो मिसमैच हो रहा था वो मैचिंग पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए एक दो यहाँ पे कुछ टर्म आ रहे हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, ये मतलब टर्म कुछ वैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, पर फिर भी नए हैं तो इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। आपकी जो कैश बुक है, आपका जो मतलब बिजनेस का जो कैश बुक है उसके डेबिट साइड की आपने अंडर कास्टिंग कर रखी है। मतलब डेबिट साइड में आपके क्या होते हैं, रिसिप्ट्स होते हैं, आपके मतलब कि आमदनी होती है, उसके आपने अंडर कास्टिंग करने का मतलब कि आपकी ने कुछ एरर्स वगैरह कर दिए। मान लो कि आपको 1000 रुपये की पेमेंट हुई और आपने 100 रुपये ही वहाँ पे लिखे, ये यहाँ पे क्या हुआ, आपका अंडर कास्टिंग हुआ। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, आपका जो यहाँ पे कैश बुक है वो कम दर्शा रहा है और पासबुक है ज़्यादा दर्शा रहा है, क्योंकि आपने गलती जो है कैश बुक में करी है। बैंक वाले तो ऐसी गलती करते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो आपने अंडर कास्टिंग की है तो इसे आप लेवल पे लाने के लिए क्या करोगे, जो आपका जो मिसमैच है उससे आप क्या करोगे, उसका एडिशन करोगे। वहीं आपने ओवर कास्टिंग कर दिया, अगर 1000 की पेमेंट थी आपने 10,000 लिख दिया वहाँ पे, तो क्या करोगे ऐसी स्थिति में, आप अपने कैश बुक में उसे माइनस करोगे। ठीक है ना? चलिए फिर, तो इसे आप इस टेबल को याद करने की वैसी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग को मैंने देखा है कि बिल्कुल रट्टा मार ले जाते हैं इस टेबल को, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिनारियो देखो और समझो कि आपका इस सिनारियो में आपका जो कैश बुक है और बैंक का जो पासबुक है उसमें क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन उस समय जनरेट हो रही है। आपका कैश बुक अधिक शो कर रहा है या फिर पासबुक अधिक शो कर रहा है, और फिर आपको उसी हिसाब से आपको एक्शंस लेने हैं। आपको पासबुक में कुछ ऐड करना पड़ सकता है, आपके कैश बुक में कुछ ऐड करना पड़ सकता है, या फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। यही तो करना है, कुछ ज़्यादा इसमें थोड़ी ना कुछ करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपका जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है वो दिखता कैसा है, मतलब उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, दो फॉर्मेट होते हैं, दोनों हम यहाँ पे आपको अभी शो करेंगे। पहला फॉर्मेट इस तरीके का आपको होता है, मतलब आपके ऊपर लिखा रहेगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ, आपका जो फर्म है उसका नाम, मान लो मिस्टर XYZ एंड ब्रदर्स, कुछ ऐसा करके आपका नाम हो सकता है। एज ऑन यहाँ पे आपका डेट रहेगा। ठीक, पर्टिकुलर्स रहेंगे, यहाँ पे अमाउंट रहेंगे। पर्टिकुलर्स में देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब जनरली हम लोग कैश बुक से ही शुरू करते हैं। हालांकि ये ऐसा
कोई कंक्रीट सा ऐसा रूल नहीं है कि आपको कैशबुक से ही स्टार्ट करना है, पर सामान्यतः ऐसा ही किया जाता है। तो बैलेंस एज पर कैशबुक यहाँ पे आपका दिया गया है और आपको अपने पासबुक के बैलेंस तक पहुँचना है। वहाँ पे आपको कुछ ऐड करने पड़ सकते हैं या फिर आपको कुछ घटाने पड़ सकते हैं। जो आपको ऐड करने की ज़रूरत आपको जिस बात की पड़ेगी उसे, मतलब मान लो कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स को आपको जो मिसमैच हो रहे हैं उसको आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, आपके कैशबुक में इस ट्रांजेक्शन के जो मतलब कि रिकन्सिलेशन करने के लिए ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐड करने वाले कॉलम को आप यहाँ पे लिखोगे और फिर सब्सट्रैक्ट करने वाले कॉलम को यहाँ पे लेस करके आप यहाँ पे लिखोगे, और जो भी यहाँ पे आएंगे, मतलब ऐड करने वाला आपने यहाँ पे लिख दिया कुछ, फिर सब्सट्रैक्ट करने वाला आपने नीचे यहाँ पे लिखा, और फिर फाइनली क्या करोगे आप, तो आपका जो कैशबुक का बैलेंस है उसमें ऐड करने वाले को आपने ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट करने वाले को आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, और फिर फाइनली आपका यहाँ पे पासबुक का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो सकता है, मतलब एक फॉर्मेट ये है। इस फॉर्मेट का यूज करके आप अपने पासबुक के बैलेंस तक पहुँच सकते हो, या फिर एक और फॉर्मेट है आपका, इस फॉर्मेट को यूज करके आप पहुँच सकते हो। तो इसमें क्या है, सेम वैसा ही बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे देखिए, वहाँ जैसे यहाँ पे ऐड और लेस का दो अलग अलग रो वहाँ पे बना हुआ था, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको अलग अलग कॉलम्स में लिख दिए गए हैं कि प्लस वाले अमाउंट को एक तरफ लिख दिया गया और माइनस वाले अमाउंट को एक तरफ लिख दिया गया। आपके पर्टिकुलर्स में सारे जो आपके जो वैसे ट्रांजेक्शन्स, वैसे एंट्री जिसके कारण आपका मिसमैच हुआ है उनका आपका लिखा जाता है। और दो ही तो चीज़ हो सकता है, या तो फिर आपको प्लस करना हो सकता है या फिर माइनस करना हो सकता है। तो यहाँ पे हर एक के लिए यहाँ पे आपका प्लस और माइनस जो भी है आपका लिखा हुआ है। अगर आपको प्लस करना है तो प्लस वाले में उसकी एंट्री डाल दो, अगर आपको माइनस करना है तो माइनस की तरफ उसकी एंट्री डालो, और फाइनली आप उसको अपने कैशबुक से चल के आप पासबुक तक पहुंच जाओगे। प्लस करना है, जो जितने प्लस करने वाले हैं प्लस कर दो, जितने माइनस करने वाले हैं माइनस कर दो, और आपका जो रिजल्ट है फाइनली आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ABC एंड कंपनी प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन January 31, 2020। स्टेटमेंट 1 क्या है, बैलेंस एज पर कैशबुक आपको दे दिया गया है, 54,000 आपका बैलेंस है कैशबुक के आधार पे। और क्या दिया गया है आपका, ₹100 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस, मतलब कि आपके चेकबुक के जो चार्जेस हैं या फिर आपके ATM के चार्जेस हैं, SMS के चार्जेस हैं, डेबिटेड टू ABC एंड कंपनी अकाउंट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक ने आपके जो है 100 रुपये आपके अकाउंट से काट लिए हैं और कैशबुक में आपने वो एंट्री अभी नहीं की है, तो आपको कैशबुक में भी वो वाली एंट्री को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो इस एंट्री के लिए आपने यहाँ पे -100 रुपीज़ कर दिया। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि चेक्स फॉर 5400 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब कि 5400 का चेक आपने डिपॉजिट कर दिया है पर वो अभी तक आपके खाते में गया नहीं है। तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे, तो आपका जो कैश बुक है 5400 वो तो अभी आपने लिख दिया होगा कि हाँ 5400 का तो पेमेंट हमें मिल गया है, और आपके जो पेमेंट मिला उसे आपने बैंक में फिर डाला कि हाँ इस चेक को हमारे अकाउंट में अब जो है इसकी पेमेंट कर दो, पर अभी तक वो हुआ नहीं है। तो मतलब आपका कैश बुक जो है बढ़ा हुआ यहाँ पे शो हो रहा है और पासबुक जो है कम मतलब कि घटा हुआ शो हो रहा है। तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे, आप अपने कैश बुक से आपको पासबुक तक पहुँचना है, तो कैश बुक को आपने जो वहाँ पे 5400 वहाँ की एंट्री जो आपने वहाँ पे की थी उसकी आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब 5400 की आपने
एज ए इनकम आपने वहाँ कैश बुक में एंट्री कर रही थी, तो अभी आपको 5400 एज ए एक्सपेंडिचर आपको वहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपके 5400 पहले प्लस में आपके थे, मतलब आपकी आमदनी थी, वो 5400 आपको अपने खर्चे दिखाना पड़ेगा। तो वैसे में आपको क्या हुआ, यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ा, मतलब 5400 का आपने यहाँ पे निगेटिव वाले साइड में इसकी एंट्री डाली। और क्या है आपका, चेक ऑफ ₹20,000 इज इशूड बाय ABC एंड कंपनी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब आपके जो है चेक जो है 20,000 के आ गए हैं, पर अभी आपको पेमेंट के लिए वो अभी प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो इसका क्या होगा, आपको जो है मतलब कि बैंक का बैलेंस यहाँ पे क्या है, बढ़ा हुआ है, पर आपका जो कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे क्या है, कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कैश बुक को 20,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 20,000 से यहाँ पे प्लस वाले साइड में हमने इसकी एंट्री कर दी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब हम ऐड कर रहे हैं और फिर माइनस कर रहे हैं। 54,000 और 20,000, ये ऐड वाला था मेरा कॉलम, तो ऐड वाले को हमने एक साथ कर दिया, क्या हुआ 74,000। और फिर 5400 और 100 ये माइनस वाला है, मतलब कि टोटल 5500 हमें माइनस करना है। तो 74,000 में से हम 5500 को अगर हम माइनस कर रहे हैं, क्या हमारा बच जाएगा 68,500। ये हमारा हो गया क्या, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक, तो यही आपका यहाँ पे निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये तो हमने रिकन्सिलेशन का एक एग्जाम्पल देख लिया। अब ये सवाल तो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पक्की सी बात है, लेकिन अब चूंकि आपने इस एग्जाम्पल को कर लिया है, तो जो छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे उन्हें आप बिल्कुल आसानी से कर सकोगे। कैसे कर सकोगे, देखते हैं हम। कैसे आपसे नहीं होगा वो देख लेते हैं। होगा जी, क्यों नहीं होगा। क्या है आपका, when the balance as per cash book is starting point, direct deposit by customers are। आपका कैश बुक जो है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से आपको पासबुक वाले बैलेंस तक पहुँचने को कहा जा रहा है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स आर, मतलब आपके जो कुछ कस्टमर्स हैं आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए, बिना आपके कुछ सूचना वैसा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कैश बुक में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर इसके एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए सिचुएशन क्या हुआ। काफ़ी लोग इसका जो है अंदाज़ा लगा लिए होंगे, आंसर भी आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स को, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो पासबुक है वो बढ़ा हुआ यहाँ पे है, और कैश बुक है वो क्या कम है। तो कैश बुक और पासबुक का मिलान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिया गया है कि हमें कैश बुक से स्टार्ट करना है। तो कैश बुक से स्टार्ट करके हमें पासबुक तक पहुंचना है। कैश बुक मेरा कम है, पासबुक मेरा अधिक है, तो कैश बुक में हम क्या करेंगे कि अधिक तक पहुंच जाए, जाहिर सी बात है ऐड करना पड़ेगा। ठीक, एक और क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज क्या है आपका, पार्ट ऑफ कैश बुक है, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या है। अभी तक के डिस्कशन के आधार पे आपकी मतलब इतना तो आपको अब तक की समझ बैठ गई होगी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किसका पार्ट है। क्या कैश बुक का पार्ट है, नहीं जी, कैश बुक का तो पार्ट नहीं है। बैंक अकाउंट का पार्ट है, नहीं, बैंक अकाउंट का भी पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी यह पार्ट नहीं है। इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। चलिए एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैलिएंट फीचर ऑफ BRS। देखिएगा इसके बारे में, कुछ अगर डाउट आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे ले लेंगे। इसे करते हैं हम लोग, when the balance as per passbook is the starting point, uncollected checks are। क्या होगा इसका, तो ये ऐसे ही छोटे छोटे से आसान से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और
इन सवाल को करने में अभी तक के जो हमने अभी तक के क्लास को जो समझा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब सवालों को करने में आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन एक और है और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने देख लिया तो इसके जो है आंसर्स आप कमेंट में कर भी सकते हो। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमने कर लिया, कुछ एक सवाल भी हमने देखे, रिकन्सिले BRS का हमने कैसे करते हैं वो हमने समझा भी, उसके फॉर्मेट्स को देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और कर लेंगे ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी और उसकी क्लियरिटी बनी रहे, और फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखेंगे कि उसके हम लोग कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, या फिर उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।